हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीजे ऑर्डर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं पार्ट थर्ड सोल्व करने वाला हूं जेएमआई 2024 का पीवाईक्यू। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी सोल्व कर चुका हूं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को वॉच करें, जिसमें आपको 1 से लेके 60 क्वेश्चन मैं सोल्व कर चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला करके। ठीक है, तो पार्ट 2 के अंदर में मैंने 60 क्वेश्चन सोल्व कर चुका था। ठीक है, बट ये पार्ट थर्ड में 61 से सोल्व करने वाला हूँ, 100 क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा। इस वीडियो के अंदर में आपको 2024 का कंप्लीट हो जाएगा पीवाईक्यू जेएमआई का। ठीक है, वीडियो पसंद आए, अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक करना, और नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को दोस्तों यारों तक शेयर करना। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना। तो अब हम शुरू करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से। 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। आपको दो गैस दे रखे हैं, H2 गैस और O2 गैस दे रखा, दोनों का आपको टेम्परेचर दे रखा, 50 केल्विन और 800 केल्विन आपका टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसका पहले हम फॉर्मूला समझते हैं कि रूट मीन स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है VRMS इक्वल टू VRMS इक्वल टू, वो फॉर्मूला होता है रूट अंडर 3RT बाई क्या होता है 3RT बाई M होता है। ये फॉर्मूला होता है रूट मीन स्क्वायर का। ठीक है, तो इसका आपको रेशियो बताना है, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, रेशियो बताना। रेशियो क्या होगा H2 और O2 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दिया फॉर्मूला। H2 का आपको टेम्परेचर दे रखा है, O2 का गैस का टेम्परेचर दे रखा है। हाँ, H2 का मोलर मास आपको होता है 2 ग्राम पर मोल, और O2 का मोलर मास जो होता है 32 ग्राम पर मोल देखने को मिलती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम रेशियो निकालेंगे VRMS H2 और VRMS O2 का हम रेशियो निकालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेशियो, देखो 3R कॉमन है, वो कट जाएगा, वेरी कर रहा है टेम्परेचर और मोलर मास। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको ये देखने को मिल रही है। ठीक है, अब जस्ट ये फॉर्मूला आपको देखने को मिल जा रही है, तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे आपका 1 देखने को मिल जाएगा। कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको रेशियो बताना था दो गैस का और उसकी वैल्यू पुट करनी थी। तो आपका आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगी, 1। डी करेक्ट नहीं होगा, 1 होगा। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था रीजन फॉर नॉर्मलाइजिंग ए वेव फंक्शन साई। वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजिंग का सबसे बड़ा रीजन होता है क्या होता है साई स्टार, जो होता है साई इक्वल के बराबर होता है। साई स्टार साई इक्वल किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द पार्टिकल के बराबर होता है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगी सिंपल वे में। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन पूछा गया ऑन एडिशन ऑफ NaOH टू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 द आयनिक स्ट्रेंथ वुड बी। मतलब कहने का मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया ये है कि मैग्नीशियम क्लोराइड को डाइल्यूट सॉल्यूशन में जब हम ऐड करते हैं NaOH को, तो उसके आयनिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कि बिफोर द रिएक्शन आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगा और आफ्टर द रिएक्शन आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगा, दोनों को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो डिक्रीज करेगा आयनिक स्ट्रेंथ के इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर ये देखना है। तो पहले हम यहाँ पर कैलकुलेशन लेके आया हूँ आपके लिए, तो आप यहाँ से कैलकुलेशन सब समझ सकते हैं। आयनिक स्ट्रेंथ जो फॉर्मूला होता है I इक्वल टू होता है 1/2 समेशन CiZ² होता है। ठीक है, C क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन, और Z क्या होता है चार्ज ऑफ ईच आयन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो रिएक्शंस जो बोला गया था, मैग्नीशियम क्लोराइड डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम NaOH को ऐड करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलता है, और ये PPT बनता है, और PPT एक सॉलिड फॉर्म होता है। ये आपको आयनिक स्ट्रेंथ में काउंट नहीं होगा, काउंट होगा क्या NaCl। ठीक है, तो पहले हम बिफोर द रिएक्शन हम आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं MgCl2 का कैलकुलेट करेंगे और NaOH का कैलकुलेट करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे, आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत इजी वे में आपको कैलकुलेट करके लेके आया हूँ। तो जो बच्चे वीक हैं, जिनको समझ नहीं आता कैसे हम कैलकुलेट करें आयनिक स्ट्रेंथ, उस बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं MgCl2 को हम जब आयनिक में डिसोसिएट करेंगे तो Mg+2 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो +2 मतलब 2 चार्ज होगा, और स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, मतलब कि कंसंट्रेशन 1 होगा। Cl है मतलब Cl2 होता है ना, तो यहाँ पर चार्ज होगा -1 होगा और कंसंट्रेशन आपका 2 होगा। फिर NaOH का करेंगे तो चार्ज +1 होगा, कंसंट्रेशन आपका 2 होगा, कि 2 NaOH है। ठीक है, इसलिए OH का -1 चार्ज होगा, कंसंट्रेशन आपका 2 होगा। तो आप आयनिक निकालोगे स्ट्रेंथ तो 5 आएगा। आफ्टर द रिएक्शन हम करेंगे तो MgOH हॉल्ट वाइज का काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि PPT बन गया सॉलिड फॉर्म है, वो आयनिक स्ट्रेंथ में काउंट नहीं होगा, तो वो आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे NaCl का निकालेंगे। तो NaCl आप देख सकते हो, 2 आपको NaCl देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयनिक स्ट्रेंथ आपको सिंपल निकालना है। जैसे आप निकालोगे I इक्वल टू 2 आएगा। तो यहाँ पर आप कंपेयर करोगे तो फर्स्ट में आयनिक स्ट्रेंथ 5 आ रहा है, सेकंड में आपको 2 आ रहा है। इसका मतलब आयनिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है।
इसका आंसर आपको जो हो जाएगा सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। आपको इसी तरह से क्वेश्चन को कैलकुलेट करना होता है एग्जामिनेशन के अंदर में। कुछ ऐसे लेंथी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर में ताकि आपको टाइम जो हो बर्बाद हो। तो आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको टाइम को वेस्ट करा सकता है, उसके हिसाब से सोल्व करना, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होते हैं तो उसके हिसाब से ही सोल्व करना, ठीक है। क्योंकि और भी क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो इजी होगा, जो सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाए, 30 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाए, तो उसको सोल्व करो। अब ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व करने में आपको मिनट लग जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर्मूला लोएस्ट एनर्जी आइजन फंक्शन फॉर ए पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स हैविंग इनफिनाइट बैरियर एक्स दे रखा प्लस माइनस L/2 और प्लस L/2। तो इस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है √2/L cos पाई x अपॉन L, ये फॉर्मूला होता है। इसका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 65 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका टेम्परेचर दे रखा 27 डिग्री सेल्सियस, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का टेम्परेचर दे रखा है, आपका कंसंट्रेशन दे रखा है 0.5 ग्राम पर लीटर, मतलब कि ग्राम पर लीटर में आपको दे रखा है, और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 0.082 atm। कैलकुलेट निकालना क्या है आपको, है कैलकुलेट करना है आपको मोलिकुलर वेट, आपको एम निकालना है, ठीक है, मोलिकुलर वेट निकालना है। फॉर्मूला होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से पाई = CRT फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन सेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको और आपको ड्राइव करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, और कंसंट्रेशन मास अपन वॉल्यूम में दे रखा है, ठीक है, और गैस कांस्टेंट आपको पता होता है। अगर जूल में बात करें, अगर जूल की हम बात करें तो 8.314 होता है, और लीटर एटीएम की बात करें तो 0.0821 होता है रेट कांस्टेंट आर की वैल्यू, ठीक है। तो आपको मोलिकुलर वेट निकालना है। तो सिंपल आप कंसंट्रेशन, आपको पता है कंसंट्रेशन की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, फॉर्मूला NYV होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जब हम मोल निकालेंगे तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, बस यही करना था आपको, एम निकालना था, यहां से एम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से जो एम जो है ये एम, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम बराबर को लेफ्ट साइड भेजेंगे और पाई को बटा में लेके आएंगे, अपॉन में लेके आएंगे। जैसे एम आएगा तो इस फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इस फॉर्मूला आपको क्या करना है, आपको वैल्यू पुट कर देना है। ये जो आपको है ये आपका कंसंट्रेशन दे रखा है, वेट अपॉन वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन का वैल्यू हो गया, आर का वैल्यू ये हो गया, और यहाँ पर टेम्परेचर का वैल्यू हो गया, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू होगा, आपका मोलर मास आपको कैलकुलेट करके कितना आएगा 150 ग्राम पर मोल देखने को मिलेगा, मतलब कि 65 का आपका सी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का आपको सोल्व करना है। 66 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ए मॉलिक्यूल गैस अंडरगो अबाउट 1.0 into 10⁹ collision in each second, ठीक है। सपोज दैट द वन collision 10 is effective deactivating the molecule rotationally, the width in hertz, the rotationally ट्रांजिशन द मॉलिक्यूल विल बी, क्या होगा। तो सिंपल ये क्वेश्चन में दिया गया है कि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड आपको दे रखा है, एन के वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है। सपोज दैट वन कोलिजन इज 10 इफेक्टिव डीएक्टिव, मतलब जो 10 दे रखा है इफेक्टिव डीएक्टिवेटिंग दे रखा है, मतलब इसको हम निकालेंगे इफेक्टिव डीएक्टिवेटिंग कोलिजन तो 1/10 into 10⁹ कोलिजन पर सेकंड, मतलब आपका जो रेट आएगा वो 10⁸ कोलिजन पर सेकंड रेट आएगा। तो अब जब रेट आ गया तो हम टाउ निकालेंगे लाइफ टाइम, तो टाउ = होता है 1 रेट होता है। सिंपली आपको वैल्यू पुट करोगे तो 1.0 into 10⁻⁻8 सेकंड देखने को मिलेगा। फिर आपको लाइन वेथ निकालना है डेल वी, जो 1/2 पाई टाउ, सिंपल आपको फॉर्मूला पुट कर देना, टाउ का वैल्यू आ रखा है, पाई का वैल्यू आपको पता होता है, फॉर्मूला पुट करोगे तो आप हर्ट्ज में देखने को मिलेगा 1.59। लेकिन यहाँ पर क्या ऑप्शन है, यहाँ पर मेगा हर्ट्ज में दे रखा है, तो मेगा हर्ट्ज में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा हर्ट्ज से। तो 1 मेगा हर्ट्ज = कितना होता है, 10⁶ हर्ट्ज होता है। तो आप कैलकुलेट कर दो, कन्वर्ट करोगे, जैसे आप कन्वर्ट करोगे तो 50.9 आपको मेगा हर्ट्ज देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगी। 67 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द पीओएच ऑफ सॉल्ट वीक एसिड एंड वीक बेस का पीओएच सॉल्ट पूछा गया है, जिसमें आपको KW और KA और KB का भी आपको एक्सप्रेशन देके बताना है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का, ठीक है। तो वीक एसिड और वीक बेस का बताना, ये आयनिक इक्विलिब्रियम क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है वीक एसिड एंड वीक बेस का pH = 7 + 1/2 pKb - pKa, और जब हम इसका यूज करेंगे KW एंड KA और KB का हम यूज करेंगे तो फॉर्मूला बन जाता है pH
इक्वल टू 1/2 pKw प्लस pKb माइनस pKa। तो इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगी। डायरेक्ट का फॉर्मूला होता है। ऐसे क्वेश्चन और भी आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पे भी आ सकते हैं, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस पे आ सकते हैं। तो आपको इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर में मैक्सिमम क्वेश्चन मैं ऑर्गेनिक सोल्व करने वाला हूं। तो ठीक है, मैंने ये बताना भूल गया था आपको, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर में मैंने फिजिकल और इनऑर्गेनिक मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व कर दिए। कुछ क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर में फिजिकल देखने को मिल रही है, तो स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगा। इसके बाद 4-5 क्वेश्चन के बाद आपको ऑर्गेनिक देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना, 2024 में फिजिकल ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला था, बट ऑर्गेनिक भी थी, ऑर्गेनिक थोड़ा कम था। ठीक है, तो 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ फोटोन इमिटेड एक्सरे रेडिएशन व्हिच फ्रीक्वेंसी। आपका फ्रीक्वेंसी दे रखा है, आपका एच का वैल्यू भी दे रखा है, ठीक है, और आपका सी का वैल्यू भी दे रखा है, मतलब लाइट ऑफ स्पीड का भी वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर आपको निकालना क्या है, मोमेंटम, मतलब पी आपको निकालना है। सिंपल मोमेंटम फॉर्मूला होता है पी। पी इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, पी इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू एम बी होता है। ये भी जो क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूला पे नहीं पूछा गया है। हाँ देखो, मोमेंटम निकालने के लिए बोला तो मोमेंटम जो होता है पी इक्वल टू एम बी होता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछा। यहाँ पे एच की वैल्यू दे रखा है अर्ग सेकंड में, और सी का वैल्यू दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो पी इक्वल टू एम बी होता है। यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी तो दे रखा है, ठीक है, एम बी भी, ठीक है, ठीक है, बट यहाँ पर लाइट का कोई वैल्यू है, एच का वैल्यू है नहीं। तो यहाँ पर हम सिंपली इस फॉर्मूला को हम ड्राइव करेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से हम फॉर्मूला को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब v जो होता है वेलोसिटी, वो लाइट ऑफ स्पीड के बराबर होता है, आपको पता है। ठीक है, तो हम v की जब हम c पुट करेंगे तो p इक्वल टू एम सी होगा। अब हम क्या करेंगे, c को मल्टीपल करेंगे और c को डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, ताकि आप कट भी करो तो सेम आपको आ जाएगा। तो p इक्वल टू एम सी स्क्वायर अपॉन c आ जाएगा। और आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टीन से E इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये मास इक्विवेलेंस का फॉर्मूला है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर एम सी स्क्वायर को हम E लिख सकते हैं। अब E को हम लिख सकते हैं लाइट के हिसाब से E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, सिंपली अब देखो E इक्वल टू एच न्यू पुट करेंगे तो ये मेन फॉर्मूला यही बन जाता है, P इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। अब इसी पे सारा वैल्यू को पुट करना है और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मेन इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन इजी था, लेकिन यहाँ मोमेंटम पूछा है, तो बहुत से बच्चे को मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम बी, ये याद रहती है। लेकिन इसको आपको ड्राइव करना पड़ेगा। जैसे आप ड्राइव करोगे तो मेन ओरिजिनल फॉर्मूला आपको ये देखने को मिलेगा। अब इसमें कुछ करना नहीं है, आपको वैल्यू पुट करना। आपको एज का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, अर्ग में दे रहा है, तो पहले अर्ग को कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलोग्राम में, क्योंकि ऑप्शन दे रखा है किलोग्राम में। तो जो ऑप्शन में दे रखा है उसी हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ध्यान रखना है। तो अर्ग को हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 अर्ग इक्वल टू 10⁻⁻⁷ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो आपको कन्वर्ट करना है। लेकिन फिर इनटू आपको सेकंड भी दे रखा है, क्योंकि अर्ग सेकंड है, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सेकंड बचेगा। तो यहाँ पर आप जो एज का वैल्यू होगा यहाँ पर सेकंड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6.6 इंटू 10⁻⁻34 आएगा। ठीक है, बट यहाँ पर वैल्यू दे रखा था एज का वैल्यू -27, तो हमको मल्टीपल करना पड़ेगा 10⁻⁻7 से, तो उसका वैल्यू जो आ जाएगा 34 आ जाएगा, -34 आ जाएगा फिर। ठीक है, अब उसके बाद न्यू का जो वैल्यू आएगा, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻60 सेकंड इनवर्स 1 है। ठीक है, और आपका लाइट का वैल्यू आपको पता ही है, क्या दे रखा है, 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड, बट आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप कैलकुलेट करके लेके आओगे तो जो मोमेंटम आएगा 1.457 10⁻⁻25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना था। यहाँ पर आप देख सकते हो, अच्छे से आप एक बार नजर डाल सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन के साथ। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन गैस सॉलिड सरफेस इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सिंपली पूछा गया है कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्या कर रहा है, एक मतलब एक सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, उस पर गैस जो होता है वो गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब कर रहा है। एडजॉर्ब मतलब कि सरफेस पे से एडजॉर्ब हो रहा है। एब्जॉर्प्शन जब होता है तो सरफेस के अंदर भी चला जाता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पे एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब भी सरफेस पे एब्जॉर्ब करता है कोई भी गैस मॉलिक्यूल, वहां पर टेम्परेचर क्या होती है, लो टेम्परेचर होती है। वहां पर टेम्परेचर क्या होती है, लो टेम्परेचर होती है। और जहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन पूछा गया, मतलब डेल्टा एच जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। डेल्टा एच जो होगा वो क्या होगा, वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव होगा। तो जब डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव होगा, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे हीट जो होती है रिलीज हो रही है। तो जब डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव हो रहा है
और लो टेम्परेचर पे हो रहा है तो आपका एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा, एंट्रोपी एंथैल्पी क्या फर्क पड़ेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हम बात करते हैं तो डेल्टा एच इंक्रीज करेगा, नहीं, यहाँ पर डेल्टा एच तो डिक्रीज करेगा क्योंकि एक्सोथर्मिक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डेल्टा एस इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज नहीं करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको मैं डायग्राम लेके आया हूँ, किसी बुक का उठा के लेके आया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने लाया हूँ आपको समझाने के लिए कि जब भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है वो भी लो टेम्परेचर के साथ, यहाँ पर देख सकते हो लो टेम्परेचर के साथ, तो वहां पर जो होता है एस जो होता है वो नेगेटिव होता है और डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है। इसको आप अच्छे से रिमेंबर कर लेना, ऐसे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एच होता है, यहाँ पर अब कट गया है, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एच होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जब भी लो टेम्परेचर की बात करें स्पॉन्टेनियस केस में, तो वहां पर डेल्टा जी नेगेटिव होता है लो टेम्परेचर पे, और डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है और डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है। इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी। डेल्टा एस डिक्रीज करेगा, डेल्टा जी इंक्रीज नहीं करेगा, वो भी नेगेटिव होगा, डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 69 का सी करेक्ट हो जाएगी। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर प्योर रोटेशनल ट्रांजिशन द सिलेक्शन रूल आपको दे रखा है डेल्टा जे प्लस माइनस 1, जहां पर डेल्टा जे रोटेशनल क्वांटम नंबर है। तो सिंपल मैं बता दूं आपको, जो डेल्टा जे होता है वो क्वांटम नंबर होता है, रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं जो डेल्टा जे प्लस 1 होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है, और डेल्टा जे जो माइनस 1 होता है वो इमिशन होता है, ठीक। यहाँ पर मैं बता दूं आपको, तो फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन यहाँ पर पूछा डेल्टा जे प्लस इमिशन, नहीं, डेल्टा जे प्लस 1 जो होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, मैंने अभी आपको बताया, और डेल्टा जे माइनस 1 क्या होता है, इमिशन। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ आपको मैं यहाँ पर सोल्यूशन भी लेके आता हूँ, तो आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। हाँ, 71 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वांटम नंबर से क्वेश्चन पूछा गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन है, इसको मैच करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं एन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बारे में बात करता है। तो इसका जो आंसर होगा एनर्जी के बारे में बात है, इसका आंसर आपका 1 का डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अजीमुथल मतलब होता है जिसको हम एल से डिनोट करते हैं और इसी को हम बोलते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर ही बोलते हैं। ये डिस्क्राइब करता है सबसेल के बारे में, कौन सा इलेक्ट्रॉन किस सबसेल के अंदर में फिट किया गया है, एस में किया गया है कि पी में किया गया है कि डी में किया गया है कि एफ में किया गया है। तो ये सबसेल के बारे में बात करता है। तो इसका जो आंसर 2 का जो होगा वो 2 का ए हो जाएगा, ठीक है, सिंपल, ये मैच होगा। मैग्नेटिक जो होता है ये किसी भी ऑर्बिट का या इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन की बात करता है। इसका जो डिनोट होता है वो एम से डिनोट करता है। ये एम जो इसका फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू माइनस एल प्लस एल इंक्लूडिंग 0, ठीक है, ये फॉर्मूला इसका होता है। ये डिनोट करता है ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका थर्ड का बी हो जाएगा। स्पिन जो होता है सिंपल इलेक्ट्रॉन ऑफ स्पिन की बात करता है, तो फोर्थ का सी होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, 1 का डी, 1 का डी किसमें है, 1 का डी एक ही ऑप्शन में है, आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 1 का डी, 2 का ए और 3 का बी और 4 का सी, ठीक है। 71 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 72 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन concentration of a 10 to the power minus 8 मोलर HCl aqueous solution। मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको निकालना, क्या निकालना, कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन आयन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। वो भी HCl एक्वस सॉल्यूशन में है, HCl जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में है। तो जब भी HCl एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो H प्लस निकलेगा और Cl माइनस निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको H प्लस कंसंट्रेशन निकालना है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन बहुत ईजी में लेके आया हूँ, ठीक है। तो HCl का जो H प्लस कंसंट्रेशन आपको दे रखा है 10 to the power minus 8 मोलर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ठीक है। और आपको पता है यहाँ पर ये भी दे रखा है KW जो है 10 to the power minus 14 दे रखा है। तो KW जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल टू क्या होता है, H प्लस कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 to the power minus 14 होता है। तो जो H प्लस कंसंट्रेशन होता है वो 10 to the power minus 7 होगा। तो यहाँ पर H प्लस निकालना है, तो एक तरह से HCl का कंसंट्रेशन निकलेगा H प्लस का और वाटर का निकलेगा, क्योंकि HCl जो है पानी के अंदर में डिसोसिएट हो रहा है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसको हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर HCl का आपको H प्लस 10 to the power minus 8 दे रखा है और वाटर का H प्लस कंसंट्रेशन दे रखा है 10 to the power minus 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर जो 10 to the power minus जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं, 10 to the power minus 1 into 10 to the power minus 7 हम लिख सकते हैं।
और 10⁻⁻1 को हम लिख सकते हैं 1/10 भी हम लिख सकते हैं। तो बस वही मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया हूँ, और 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1, ठीक है। और हम 10⁻⁻7 को कॉमन हम जैसे लेंगे तो आपको ये जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो 1.1 इंटू 10⁻⁻7 मोलर देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं इजी वे में आपको मैं सोल्यूशन लेकर आया था। इसकी और भी तरीका है सोल्व करने का, लेकिन मैं इजी से इजी आपको सोल्यूशन लेकर आया हूँ ताकि आपको कम टाइम में आपको समझ में आ जाए और आप एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है एजिट्रोपिक मिक्सचर से। एजिट्रोपिक मिक्सचर होता क्या है? एजिट्रोपिक मिक्सचर ये होता है कि दो या दो से अधिक किसी भी लिक्विड को हम बॉयल करते हैं किस पे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और वो हाँ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एंड लाइक प्योर ड्यूरिंग द बॉइलिंग पॉइंट सच ए मिक्सचर हैज ए कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड द वेपर फेज, लिक्विड फेज एंड सेम कंपोजिशन। मतलब सेम कंपोजिशन पे भी इसकी जो फेज होता है वेपर में भी आता है और किस में आता है, लिक्विड में भी आता है, मतलब गैस में भी आता है और लिक्विड में भी आता है, और किस पे आता है, एट कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर पे आता है। जो आंसर होगा आपका डी करेक्ट हो जाएगी। 74 नंबर क्वेश्चन पूछा गया वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट फेज डायग्राम। ये फेज डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो पहले हम बात करेंगे फेज डायग्राम होता क्या है। फेज डायग्राम में होता है हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं, और जब भी होता है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। तो ये ध्यान रखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, और इसके बीच में कोई ऐसा रेट नहीं होता है कि कितने टाइम में सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से गैस में जाएगा। ये कभी भी हाँ किसी भी टाइमिंग में किसी भी रेट में कन्वर्ट कर सकता है। तो पहले यहाँ पर दे रखा ऑप्शन ए में इट गिव इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रांसफॉर्मेशन रेट्स। पहले मैं बता दें रेट में इसमें कोई डिपेंड नहीं करता, जब भी कन्वर्ट करता है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में, इसमें कोई रेट पे डिपेंड नहीं करता। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था रॉन्ग के बारे में, तो ऑप्शन आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट है। हाँ बी में क्या पूछा गया, रिलेटिव अमाउंट द डिफरेंट फेज कैन बी फाउंड अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। यस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाता है, इसका स्टेटमेंट सही है। सी जो है इंडिकेट द टेम्परेचर एट विच डिफरेंट फेज स्टार्ट टू मेल्ट। जैसे हम सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो मेल्ट होता है, तो जो टेम्परेचर जो होती है वो डिफरेंट में टेम्परेचर वैरी करती है, टेम्परेचर जो वैरी करती है कभी डिफरेंट टेम्परेचर वैरी करती है। तो इसका भी स्टेटमेंट सही है। और सॉलिड सॉल्युबिलिटी जो होती है लिमिट डिपेक्टेड, ये भी सही है, ठीक है। किसी किसी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, किसी किसी की सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो ये डिपेक्ट करती है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपको 74 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगी, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन 0.1 मोल ऑफ गैस एब्जॉर्ब, इतना आपको हीट दे रखा है, एंड टेम्परेचर राइज अकर टू इक्वल 20 डिग्री सेल्सियस, तो गैस मस्ट बी, मतलब इसमें पूछा गया कि ऑप्शन कौन सा होगा, ट्राइएटॉमिक होगा, डायटोमिक होगा, पॉलीएटॉमिक होगा या मोनोएटॉमिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको हीट आपको दे रखा है, मोल्स आपको दे रखा है, आपको सी मतलब हीट कैपेसिटी निकालना है। जब आप हीट कैपेसिटी निकालोगे तभी तो आप पता लगाओगे कि कौन मोनोएटॉमिक है, कौन ट्राइएटॉमिक है, कौन डायटोमिक है। आपको पता है Cb इक्वल टू, जो आपको पता है हीट कैपेसिटी जो होता है मोनोएटॉमिक क्या फॉर्मूला होता है, 3/2r होता है, डायटोमिक 5/2r होता है, पॉलीएटॉमिक 3r होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसी हिसाब से निकालना है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर आपको डेल्टा टी दे रखा है, तो सिंपल का फॉर्मूला लगाएंगे हीट कैपेसिटी का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, C इक्वल टू Q/N डेल्टा टी। आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, जैसे फॉर्मूला पुट करोगे तो आपका C जो आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगा वो 20 आएगा। अब यहाँ पर देखना है 20 तो आप हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो आ गया, लेकिन ये डायटोमिक है ट्राइएटोमिक है। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एक चीज और मैं आप समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वहाँ पर डिग्री सेल्सियस मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर इसलिए डिग्री सेल्सियस होगा कि डेल्टा टी है, और डेल्टा टी केस में क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है केल्विन में हम नहीं लेते हैं, डिग्री सेल्सियस में लेते हैं। तो जब केल्विन जो होता है वो डिग्री सेल्सियस के बराबर में ही होता है। तो यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करना है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा टी चेंज की बात की गई है। तो जब आइडियल गैस की हम बात करते हैं तो वहां पर हम टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले बात करें ट्राइएटॉमिक, जो ट्राइएटॉमिक हो, जब पॉलीएटॉमिक होती है उसकी जो Cv जो होती है हीट कैपेसिटी वॉल्यूम कांस्टेंट पे 3r भी होती है और 3r से ज्यादा होती है। r का वैल्यू आपको पता ही है कितना होता है 8.314, तो हम इसे कैलकुलेट 24 आता है। डायटोमिक की बात करेंगे तो 5/2r होता है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 20 आता है। इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में मैच कर गया है, तो जब मैच करें तो इसका आंसर आपका क्या होगा, डायटोमिक करेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाती है, तो कमांड आपको होना चाहिए क्वेश्चन के ऊपर, तो आपका 75 का आपका बी करेक्ट हो जाएगी। 76 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आप ऑर्गेनिक आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन में आपको ऑर्गेनिक देखने को मिलेगा। मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इस स्ट्रक्चर का बताना है कि मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो पहले इसको पता क्या करना पड़ेगा, इसको आपको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आप उसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे
तभी इसका स्टेबिलिटी आप बता पाओगे। तो पहले मैं बता दूं, ये दो आपको दे रखा बल्कि ग्रुप, मतलब टर्सरी ब्यूटाइल जो है ये काफी बल्कि ग्रुप है, और आपको दो आपको दे रखा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो बल्कि ग्रुप जो होगा आपको किस पे होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा, और आपको दो OH जो ग्रुप होगा वो आपको सिस डाई सब्स्टिट्यूट के अंदर में होगा, तभी जो आपका मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो होगा बोथ टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जो होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर होना चाहिए, और OH जो होगा एक एक्सियल पे होगा और एक इक्वेटोरियल पे होगा, कि सिस डाई सब्स्टिट्यूट बनाना है आपको, तभी मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है, इसका जो आंसर की के हिसाब से जो JMI का आंसर की रिलीज किया था उसका C आंसर आपका करेक्ट होगा। बट यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है कि देखो ये तो इक्वेटोरियल में है, ये भी इक्वेटोरियल में है, बट ये दोनों एक्सियल पोजीशन पे है, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है कि एक एक्सियल पे होना चाहिए, एक इक्वेटोरियल पे होना चाहिए। बट ऑप्शन ए में देखना है, ये इक्वेटोरियल पे है, ये भी इक्वेटोरियल पे है, बट ये दोनों एक्सियल पे है, तो यहाँ पर भी दिक्कत है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी इक्वेटोरियल पे है बट ये एक्सियल पे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी तो गलत हो जाएगा, बट सी ऑप्शन इसका आंसर की में दे रखा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, इसको थोड़ा सा एक बार कंफर्म करके बताना और कमेंट में बताना इसका आंसर 76 का सी होगा या फिर कोई और ऑप्शन होगा, या फिर ऑप्शन में कहीं दिक्कत है, इसका थोड़ा कंफर्म आप बताना कमेंट के अंदर में, ताकि आने वाले बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो 77 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि द मेजर प्रोडक्ट द गिवन रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दे रखा है, आपको बताना है कि इसका आंसर आपका क्या होगा, जो इसका मेन मेजर प्रोडक्ट क्या बनने वाली है। तो सिंपल आपको ये आपको बेस दे रखा है सिंपली, तो बेस जो है एक बल्कि बेस है, ठीक है, ये एक बल्कि बेस है। यहाँ पर आप देखना ये बल्कि बेस है, और ये बल्कि बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को अपस्टेट करना। प्रोटॉन वहीं से अपस्टेट करेगा जहां से लेस हिंडर्ड प्रोटॉन हो। यहाँ पर मैं हैंड रिटन लेके आया हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्रोटॉन है और एक यहाँ पर प्रोटॉन है, दो पॉसिबिलिटी है प्रोटॉन को अपस्टेट करने का। यहाँ पर प्रोटॉन थोड़ा मतलब कि बल्कि मतलब अस्टेरिक हिंडर्ड है, बट यहाँ पर प्रोटॉन अस्टेरिक हिंडर्ड नहीं है, यहाँ पर कोई और भी नहीं देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर CH3 भी है, यहाँ पर Br भी है, तो अस्टेरिक हिंडर होगा। तो इसका जो बेस होगा प्रोटॉन यहाँ से निकालेगा, टर्मिनल से निकालेगा, और यहाँ से निकालने के बाद इलिमिनेट करेगा Br, और आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा ये, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका आंसर होगा आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, बी नहीं होगा। अगर आप जहां से प्रोटॉन निकालोगे तो आपका बी आंसर आपका करेक्ट होगा। तो प्रोटॉन वहीं से निकालना जहां पर लेस हिंडर्ड प्रोटॉन है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगी। हाँ, 78 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैप्रोलैक्टम फ्रॉम एल्डोएक्सिम कीटोएक्सिम इन एसिडिक मीडियम। हाँ, आपको बताना ये है कि एल्डोएक्सिम और कीटोएक्सिम एसिडिक मीडियम में कैप्रोलैक्टम बनता है, वो कौन सा रिएक्शन है। हाँ, फ्राई रिएरेंजमेंट है, नहीं। बैकमैन है, यस बैकमैन इसका होता है। बैकमैन रिएरेंजमेंट आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है। साइक्लोहेक्सेनॉन को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ हम हीट करते हैं तो ऑक्साइम देखने को मिलता है। सिंपली होता क्या है, जो NH2 होता है, सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं ये NH2 होता है, ये NH2 क्या करता है, ये यहाँ से वाटर निकाल लेता है, जैसे वाटर निकालता है ऑक्सीजन बनता है, और ऑक्सीजन के बाद जब भी एसिडिक मीडियम में हम रिएक्ट करते हैं तो कैप्रोलैक्टम बन जाती है, मतलब ये 6 मेंबर से 7 मेंबर रिंग में बन जाता है। ये इसका आंसर आपका बैकमैन करेक्ट हो जाएगा। इसकी मैकेनिज्म है जो आने वाले क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 79 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है विच गिव द फास्टर SN2 रिएक्शन PHS माइनस, मतलब ये PHS माइनस जो है ये काफी मतलब कि बल्कि ग्रुप्स हैं, न्यूक्लियोफाइल है। ये इसका जो SN2 रिएक्शन होगा किससे फास्ट होगा, तो पर SN2 जो रिएक्शन होता है वो हमेशा इन्वर्जन रिएक्शन करता है, मतलब कि ये बैक से अटैक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर आपको दो दे रखा है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये टोसाइलेट है, लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये काफी बल्कि होता है, और ये हमेशा SN2 जो रिएक्शन है, जब बल्कि ग्रुप होता है तो हमेशा अटैक किस पे करता है, जब भी कोई बल्कि ग्रुप होता है तो बल्कि ग्रुप हमेशा अटैक करता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे अटैक करने के लिए आपको बल्कि ग्रुप एक्सियल पे होना चाहिए। तो अब है तो वेज पे अप होता है, वेज पे जब भी अगर होगा, मतलब वेज पे होगा तो जब भी होगा तो वो अप पे होगा, और आपके मतलब एक्सियल होता है, तो ये आपको एक्सियल पे है, तो बी जो है आपका एक्सियल पे है। तो हम जब भी इस पर अटैक करेंगे, इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो यहाँ से आराम से निकल जाएगा, और SN2 हमेशा इन्वर्जन अटैक करता भी है, और ये बल्कि ग्रुप भी है, तो ये अटैक करेगा किस पे, इक्वेटोरियल पे अटैक करेगा, और एक्सियल पे लिविंग ग्रुप होना चाहिए, तो आसानी से यहाँ पर रिएक्शन फास्ट होगी। तो उस हिसाब से आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। कि 80 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन ऑफ क्लोरोप्रोपेन, ठीक है।
तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल ब्यूटेन का जो कन्फर्मेशन होता है, कन्फर्मर होता है, वो एंटी का सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर गॉज का होता है, फिर पार्शियल इक्लिप्स का होता है, फुल इक्लिप्स का होता है। लेकिन यहाँ पर क्लोरोप्रोपेन का पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिपल्सन जो है, यहाँ पर रिपल्सन ये गॉज है, यहाँ पर ऑप्शन सी में जो है रिपल्सन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर रिपल्सन थोड़ा कम रिपल्सन है, बट यहाँ पर बहुत कम रिपल्सन था। यहाँ पर उसके हिसाब से आपका ए आंसर करेक्ट होना चाहिए कि एंटी केस में क्या होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसके बीच में क्या होता है, रिपल्सन कम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्विस्ट की बात है, ये ऑप्शन ए नहीं होगा। कैसे नहीं होगा आप देख सकते हैं, ये आपका गॉच है, ये आपका एंटी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गॉच है, यहाँ पर रिपल्सन थोड़ा बहुत है, बट यहाँ पर रिपल्सन नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो CH का जो बॉन्ड है, इसके Cl के सिग्मा बॉन्डिंग में, सिग्मा स्टार बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, जो CH और सिग्मा बॉन्ड है वो किसके, सिग्मा स्टार Cl के बॉन्ड में जा रहा है। मतलब यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन हो रही है, यहाँ पर बॉन्ड इंटरेक्शन कर रहा है, मतलब सिग्मा CH का बॉन्ड जा रहा है किसमें, सिग्मा स्टार Cl के बॉन्ड में जा रहा है। तो जब इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसके केस में जब भी ऐसा इंटरेक्शन होता है तो उसके केस में गॉज सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाती है। तो यहाँ पर आप गलती से भी आप एंटी मत कर देना कि आप देख करके एंटी मान के एंटी ज्यादा स्टेबल होता है, बट यहाँ पर देखना कभी कभी सिग्मा स्टार सिग्मा H का बॉन्ड इंटरेक्शन होता है सिग्मा और सिग्मा स्टार के बीच में। तो यहाँ पर आपको इंटरेक्शन भी देखना है सिग्मा और सिग्मा स्टार के बीच में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी, आपका ए नहीं होगा। ठीक है, बट इस केस में आप देख सकते हो, इस केस में कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो ये आसानी से सिग्मा स्टार में नहीं जा सकता है, Cl का सिग्मा स्टार में नहीं जा सकता है, तो ये नहीं होगा। लेकिन CH जो बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है एज कंपेरिजन किससे, CC से बॉन्ड। ठीक है, तो इसके वजह से CH बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है और हो जाता भी है, और आसानी से Cl का सिग्मा स्टार में चला जाता है, जिसकी वजह से गॉच जाता अस्टेबल होता है। ठीक है, तो 80 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आपका पूछा गया क्या कि आपको साइक्लोप्रोपेनॉल दे रखा है, ठीक है, और साइक्लोप्रोपेनॉल बन रहा है, तो यहाँ पर आपको किसके बीच में बन रहा है, या आपको क्रोमियम ट्राइक्रोमियम ऑक्साइड के बीच में बन रहा है। तो इसका आपको रिएक्शन बता रहा है कि फॉरवर्ड फास्ट होगा कि बैकवर्ड फास्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं, साइक्लोप्रोपेनॉल जो होता है, ये रिएक्शन होती है, ये जो कंपाउंड होता है काफी ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। स्ट्रेन की वजह से काफी ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो चाहेगा ही नहीं कि साइक्लोप्रोपेनॉल जो हो वो साइक्लोप्रोपेनॉल में जाए, कीटोन में जाए, वो चाहेगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो K1 जो होगा, मतलब जो K1 जो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, वो बहुत लेस होगा, मतलब वो जाएगा ही नहीं जाएगा। बट K2 जो होगा वो बहुत फास्ट होगा, मतलब K2 जो होगा आराम से बैकवर्ड से फास्ट में चल जाएगा, मतलब K2 जो होगा बहुत फास्ट होगा। आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इंक्रीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। आपको कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बताना है और इंडक्टिव इफेक्ट। मैं आपको बता दूं, इंडक्टिव इफेक्ट ट्राइटियम का सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ट्राइटियम जो होता है इसकी वेट होती है ज्यादा होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, और आइसोटोप के होने की वजह से जो ट्राइटियम होती है उसकी वेट ज्यादा होती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कार्बन मतलब हाइड्रोजन से ट्राइटियम का वेट भी ज्यादा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होती है। तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट की हम बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो सी का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद बी का होगा और उसके बाद ए का होगा, क्योंकि ट्राइटियम का सबसे ज्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट। किस वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। लेकिन हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी करने के लिए हाइपर कंजुगेशन की जरूरत है, तो ये आसानी से हाइपर कंजुगेशन जा करके इसको स्टेबल कर सकता है। तो हाइपर कंजुगेशन केस में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड जो होती है वो वीक होती है, क्या होती है, वीक होती है, तो आसानी से हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। लेकिन कार्बन और ट्राइटियम की जो बॉन्ड होती है वो स्ट्रांग होती है, वीक नहीं होती है, तो आसानी से हाइपर कंजुगेशन ट्राइटियम केस में नहीं होगा। तो मतलब कि हाइपर कंजुगेशन केस में क्या होगा, ए सबसे ज्यादा होगा, ए सबसे ज्यादा होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगी कि इंडक्टिव इफेक्ट के केस में क्या होगा, सी सबसे ज्यादा हो जाएगा, और हाइपर कंजुगेशन केस में क्या होगा, ए सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्टेबल करने के लिए, कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसमें पूछा गया है, ये आपको दे रखा है, इसे बताना है कि इस ऑप्शन के हिसाब से कि आपको ये फॉलो फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन की तरह कर रहा है, ऑफ कोर्स कर रहा है, क्योंकि फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा पाई जो बॉन्ड होते हैं वो कितने होते हैं, इवन होना चाहिए, 1 2 3 4, 4 है तो ये इवन है। तो इवन केस में क्या होता है, फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, बट फॉरेन +2 पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑड पाई बॉन्ड केस में फॉलो करता है। तो इवन है तो ये फॉलो कर रहा है, ये एरोमेटिक नहीं होता, ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता। अगर फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन है तो आप सोचेगा कि एंटी एरोमेटिक नहीं होता, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक इसलिए नहीं होता है कि साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन होता है, ये टब शेप में होता है,
ठीक है, ये टब शेप में होता है और टब शेप में होने की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन होता है, और जब आउट ऑफ प्लेन होता है तो प्लेनर होता ही नहीं है, और जब प्लेनर होगा ही नहीं तो हकल रूल को फॉलो करेगा नहीं, और जब हकल रूल को फॉलो करेगा नहीं तो फिर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक तो होना ही नहीं है, तो ना एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक हो, तो होगा क्या, नॉन एरोमेटिक हो। तो ऑप्शन 4 भी होगा और ए भी होगा, तो 1 4 किस में है, आपका सी में है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगी। 84 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसकी मैकेनिज्म को हम अच्छे से समझेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टोर्क इनामीन, अगर आपने पढ़ा होगा स्टोर्क इनामीन रिएक्शंस, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा स्टोर्क इनामीन में होता क्या है, पायरोलिडीन होता है, एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है। उसके बाद आपको जो ऑप्शन होगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आप कैसे ए होगा हम थोड़ा मैकेनिज्म समझेंगे, ठीक है। पहले क्या यहाँ पर देख सकते हैं साइक्लोहेक्सेनोन है, ठीक है, और यहाँ पर H प्लस है, तो एसिडिक मीडियम दे रखा है, तो क्या करेगा साइक्लोहेक्सेनोन के जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे अब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पर क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देगा कार्बोनिल का। पहले भी इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है कार्बोनिल, लेकिन H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देती है, उसकी रिएक्टिव फास्ट हो जाता है। तो जैसे रिएक्टिव फास्ट होगा तो पायरोलिडीन जो होता है नाइट्रोजन के लोन पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल बन करके अटैक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन को बैलेंस करके हाइड्रोजन दे करके, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही H प्लस बाहर निकलेगा उसका जो OH है लोन पर प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर देगा और OH2 के लिविंग ग्रुप बनेगा, और जैसे यहाँ से लोन पर नाइट्रोजन की वापस कम बैक करेगा वहां से लोन पे वहां से लिविंग ग्रुप निकलेगा वाटर का, और यहाँ से वाटर लिविंग ग्रुप निकल जाता है, और यहाँ पर देख सकते हैं फिर से नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या करेगा, जो पायरोलिडीन अभी भी सिस्टम प्रेजेंट है, अब यहाँ से पायरोलिडीन यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा कि यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा। पायरोलिडीन जो होता है शायद थोड़ा बड़ा होता है, वहीं से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा जहाँ से प्रोटॉन लेस हिंटेड है, तो यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और जैसे यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पर इलिमिनेट होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और नाइट्रोजन अपने आप पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा और आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा ये, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत बच्चे क्या करेंगे, ऑल ऑफ देम कर देंगे, तो ऑल ऑफ देम नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझे और उसका मैकेनिज्म को फॉलो करें, इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगी। 85 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन बर्च रिडक्शन से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बर्च रिडक्शन का, आपको पता है। ये सिंपल है, इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पे है। जब भी हम इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग की बात करते हैं तो जब भी कोई भी रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है बर्च रिडक्शन में, तो वहां पर जस्ट कार्बन से अटैच उसके पैरेलल आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं उसी कार्बन से, और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है तो उस कार्बन को छोड़ करके नेक्स्ट वाले कार्बन पे आपको पैरेलल डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, और यही है। तो इस तरह का ऑप्शन जो होगा आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसके जस्ट बगल वाला कार्बन जो होगा उसका आपको पैरेलल देखने को मिलेगा, ठीक है। और वैसा भी आपको देखना है कि आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपको मिथॉक्सी है तो उसके बगल वाले कार्बन जो होंगे उसके पास वाले कार्बन ही वहां पर डबल बॉन्ड बनेंगे। तो वैसे ही आपको वहां पर ऑप्शन देखना है कि जो फिट कर सके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पे भी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे भी फिट कर सके। इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगी। 86 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कैन गिव ऑल द रिएक्शन एक्सेप्ट, मतलब पूछा गया कौन सा ऐसे रिएक्शंस है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कंटेन नहीं करते हैं, कौन ऐसे रिएक्शन है। परकिन रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन कम से कम होता ही होता है, मनिक रिएक्शन में भी होता है, एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर में भी होता है, लेकिन कैनिजारो रिएक्शन के अंदर में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। पर क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा ऐसा रिएक्शंस है जिसके अंदर में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है एक्सेप्ट बताना है, तो आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। आपको कैनिजारो रिएक्शन के अंदर में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पता किससे है, वीबीओ से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब वेयर विल्लेगार ऑक्सीडेशन से क्वेश्चन पूछा गया। तो बहुत ऐसे नेम रिएक्शंस होते हैं जिससे क्वेश्चन देखने को मिल जाती है एग्जामिनेशन के अंदर में, तो आपको कमांड होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल का नेम रिएक्शन का, ठीक है। इसमें सिंपल होता क्या है, आपको सबस्ट्रेट दे रखा है एस्टोफिनॉल और ये आपको दे रखा है परबेंजोइक एसिड दे रखा है, ठीक है। तो परबेंजोइक एसिड जब दे रखा होता है तो जब भी एस्टोफिनॉल जब भी कोई कीटोन होता है और परबेंजोइक एसिड रिएक्शन होती है तो वीवीओ केस में क्या बनता है, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो जब भी एस्टोफिनॉल यहाँ पर आप देख सकते हैं तो परबेंजोइक एसिड यहाँ पर ये होता है, बट ये परबेंजोइक एसिड होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है काफी एसिडिक होता है, तो ऑक्सीजन जो लोन पे है प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, जैसे प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन जो होता है वो अटैक करता है इसके पास इलेक्ट्रोफिलिसिटी पास, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के पास अटैक करता है। जैसे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ये कंपाउंड मिलता है, बट यहाँ पर माइग्रेशन की बात आती है। यहाँ जब माइग्रेशन एप्टीट्यूड होता है वो
तो पीएच का माइग्रेशन एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, किससे होता है? अल्काइल से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जब जो पीएच होगा वो माइग्रेट करेगा, जैसे ही पीएच माइग्रेट करेगा तो आपका ये आंसर देखने को मिल जाएगी। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मेन जो खेला था वो माइग्रेशन पे था। अगर आप CH3 का माइग्रेट करोगे तो आपका आंसर ए हो जाएगा। तो आपको CH3 का माइग्रेट नहीं करना है, आपको पीएच का माइग्रेट करना है। इसकी एप्टीट्यूड होती है वीवीओ का, पीएच का माइग्रेशन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन जो पूछा गया रीमर टाइमर से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बेस है और क्लोरोफॉर्म है। तो जब भी आपने देखा होगा रीमर टाइमर के अंदर में कि जब फिनॉल से हम रिएक्ट करते हैं रीमर टाइमर के अंदर में NOH और क्लोरोफॉर्म के साथ, तो बनता है सैलिसल्डिहाइड। तो सैलिसल्डिहाइड के हिसाब से आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। सैलिसल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर होता है आपको कुछ ऐसा होता है, ऊपर में OH होता है और आपको ऑर्थो पोजीशन पे CHO लगा अटैच होता है, मतलब अल्डिहाइड होता है, सैलिसल्डिहाइड बनती है। लेकिन कोलवे रिएक्शन के अंदर में क्या बनता है? उसके अंदर बनता है सैलिसाइलिक एसिड बनती है। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? रीमर टाइमर है। तो रीमर टाइमर जो होता है उसके अंदर NOH होता है और क्लोरोफॉर्म होता है। और इस रिएक्शन के अंदर में हमेशा क्या बनता है? इंटरमीडिएट कार्बिन बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हम मैकेनिज्म समझते हैं। पहले क्या होता है? क्लोरोफॉर्म जो होता है उसमें हाइड्रोजन जो होता है NOH को प्रोटॉन अपसेट करता है, प्रोटॉन अपसेट करने के बाद वाटर निकल जाता है और यहाँ पर देखो कार्बन बनता है। यही कार्बन जो होता है अटैक करता है आने वाला प्रोसेस में, ठीक है। अब उसके बाद हम सेकंड स्टेप की हम बात करेंगे। तो सेकंड स्टेप फिनॉल जो होता है NOH से रिएक्ट करते हैं तो NOH बेस होता है, प्रोटॉन को अपसेट करता है। तो प्रोटॉन को जो OH का जो है उसको प्रोटॉन को अपसेट करेगा और अपसेट करने का फिनॉक्साइड बनता है। अब फिनॉक्साइड बनने के बाद प्रोसेस ये होता है कि देखो ये कार्बन है। कार्बन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। आपको पता होना चाहिए कार्बन जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, उसके पास खुद की इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं कि आखिर ये अटैक क्यों किया? आखिर डायरेक्ट ऑक्सीजन भी तो अटैक कर सकता था कार्बन के ऊपर, क्यों नहीं अटैक किया? इसके पीछे ये रीजन होती है कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनता है जितना कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड बनता है। तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड ज्यादा अच्छा बनता है, इसलिए प्रीफर जो करेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड बनना प्रीफर करेगा, ठीक है, ना कि ऑक्सीजन कार्बन का। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना यही है। तो ऑक्सीजन अपना बॉन्ड वापस आएगा और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और फिर उसके बाद जो यहाँ पर डबल बॉन्ड है ब्रेक होगा, इसका डी एरोमेटाइज होगा और अटैक करेगा कार्बन के कार्बिन पे, ठीक है। जैसे अटैक करेगा इसका डी एरोमेटाइज हो जाता है, वापस जो H होता है वो एरोमेटाइज होता है। एरोमेटाइज होने के बाद यहाँ पर OH जो होता है वो अटैक करता है कार्बन के ऊपर, कार्बिन के ऊपर, ताकि जो Cl जो होता है लिविंग ग्रुप आसानी से निकल जाए। और यहाँ पर दोनों लिविंग ग्रुप को निकालना होता है। तो दो टाइप में आपको अटैक करना पड़ेगा, दो बार में आपको OH को अटैक करना पड़ेगा। जैसे आप अटैक करोगे तो एक कार्बन पर 2 OH देखने को मिलेगा और आपको पता है कि एक कार्बन पे 2 OH कभी स्टेबल नहीं होता, डिहाइड्रेशन होता है और वाटर निकल जाती है और आपको अल्डिहाइड देखने को मिल जाता है। तो इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगी। तो 89 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम ऑफ द आयन विच फॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप डायोटाइजेशन। आपको पता है कि डायोटाइजेशन रिएक्शन जब हम करते हैं तो उसके में जब पहला जो आयन बनता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक बनता है आयन, वो क्या बनता है? तो हम बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा डायोटाइजेशन रिएक्शन, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनिलीन को हम डायोटाइजेशन करते हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। और जब डाइजोनियम सॉल्ट बनता है तो कैसे बनता है, उसके बीच में क्या आती है, तो हम मैकेनिज्म समझेंगे। डाइजोनियम सॉल्ट जो बनता है वो किसके बीच में बनता है? Na2 को हम रिएक्ट करते हैं किससे? HCl के बीच में हम रिएक्ट करते हैं। जैसे हम HCl से रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रोसोनियम बनता है, नाइट्रोसोनियम ही इलेक्ट्रोफाइल होता है। उसी पे रिएक्ट करता है हमारा एनिलीन, और एनिलीन जब हम रिएक्ट करते हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये NO2 माइनस है, जब HNO2 से हमने निकाला H प्लस NO2 माइनस, और HX मतलब HCl है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नाइट्रोसोनियम देखने को मिल जाता है। तो जो आयन बनता है पहला आयन, वो क्या बनता है? नाइट्रोसोनियम आयन बनता है। इसका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मेरा मकसद यही था समझाने के लिए, ठीक है। अगर आपको पता है डायोटाइजेशन रिएक्शन के बारे में, सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में, तो आप एक बार में आंसर कर दोगे। 90 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन ये भी बैकमैन का रिएक्शन का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि बैकमैन के अंदर में होता सिंपली क्या होता है? हाइड्रोक्सिल एमीन होता है और सबस्ट्रेट जो होता है वो आपको कीटोन होता है या अल्डिहाइड भी होता है, मतलब कार्बोनिल होता है, वो भी एसिडिक मीडियम में होता है। तो मैं आपको सिंपल बता दूं, बैकमैन के अंदर में जब भी कोई कार्बोनिल कंपाउंड अटैच, जब भी कोई कार्बोनिल होता है, मतलब ये आपको कीटोन हो या अल्डिहाइड हो, और NH2 केस में होता है NH2OH। इस केस में सिंपली ये होता है कि जो H2 और ऑक्सीजन इसका ये दोनों निकल जाता है और वाटर बन जाता है। और वाटर बनने के बाद जो आपको इस तरह का देखने को मिल जाता है, जो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड अटैच हो जाते हैं
और यहाँ से हमारा ऑक्सीन बन जाता है, ठीक है। तो सिंपली ये ऑक्सीन बनता है, तो ऑक्सीन आंसर आपका सी होना चाहिए, बट यहाँ पर आप सी आपको आंसर क्लिक नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर एसिडिक मीडियम भी दे रखा है। तो जब एसिडिक मीडियम दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीन के आगे भी प्रोसेस जाएगा, और जब ऑक्सीन के आगे प्रोसेस जाता है तो क्या होता है, रिंग जो होता है एक्सपेंस हो जाता है, मतलब रिंग खुल जाती है, ओपन हो जाता है, 5 से 6 में कन्वर्ट कर जाता है, इसलिए इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा मैकेनिज्म समझेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको साइक्लोपेंटेनोन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली ये होता है, यहाँ पर वाटर निकल जाता है, सिंपली यहाँ से वाटर निकल जाता है, और यहाँ पर आपको दिख जाता है ऑक्सीन। और जब ऑक्सीन में हम H+ डालते हैं, कोई भी एसिडिक हम H+ डालते हैं, H2SO4 डालें, कुछ भी डालें, तो उसमें क्या होता है, जो OH होता है उसके लोन पर प्रोटॉन को ऑफसेट करता है और वाटर बन के निकल जाता है। और यहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पर रिंग जो होता है उसके बाद जैसी नाइट्रोजन पॉजिटिव होता है उसके बाद यहाँ पर रिंग खुलती है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो अटैक करता है इसके ऊपर, और यहाँ पर रिंग जो होता है 5 से 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर जाती है। यहाँ पर काउंट देख सकते हैं, जैसे हम 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पर जैसे कार्बन पॉजिटिव हो जाता है। अब जैसे कार्बन पॉजिटिव होता है, वाटर इस पर अटैक करता है, क्योंकि सिस्टम के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। अगर आप दिया हो ना हो क्वेश्चन के अंदर में कोई मतलब नहीं, लेकिन बैकमैन के अंदर में वाटर प्रेजेंट होती है रिएक्शन के अंदर में, ठीक है। तो जैसे वाटर अटैक करता है, तो अटैक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये एक इनॉल फॉर्म कर जाता है, और इनॉल फॉर्म करने के बाद हम टॉटोमर करते हैं, टॉटोमर करने के बाद आपको कीटो फॉर्म देखने को मिल जाती है। तो यही आपका इसका मैकेनिज्म था, और इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपका सी मत कर लेना, क्योंकि अगर आप H+ नहीं दिया होता तो सी करेक्ट होता, लेकिन H+ दिया हुआ एसिडिक मीडियम में दे रखा है, तो इसका मतलब होगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बैकमैन से ही पूछा गया है, बट इसमें क्या होता है, बीच से क्वेश्चन पूछा गया, रिएक्शन के बीच से क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीन बना के दिया गया है एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एग्जामिनर जो है ऑलरेडी ऑक्सीन बना के दिया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं आपको H+ भी दिया हुआ है और वाटर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर सिंपल यही है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा समझे, मैकेनिज्म समझेंगे। तो H+ यहाँ से अब क्या करें, प्रोटॉन को अपस्टेट करेगा, ऑक्सीजन जो है H+ जो होता है वो प्रोटॉन को अपस्टेट करेगा, जैसे प्रोटॉन को अपस्टेट करेगा, यहाँ पर H+ है, ठीक है। यहाँ से प्रोटॉन को ऑफसेट किया, ऑफसेट करने के बाद यहाँ से लिविंग रूम वाटर बन के निकल जाएगा, और उसके बाद नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा वाटर निकलने के बाद, ठीक है। अब नाइट्रोजन पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर 2 चांसेस है माइग्रेशन का, कि पीएच माइग्रेट करेगा कि मिथाइल माइग्रेट करेगा। अगर CH3 माइग्रेट करेगा तो कार्बोकैटायन कैसे स्टेबल होगा, वहां पर स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन का देखेंगे। अगर पीएच माइग्रेट करेगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे। तो जैसे हम CH3 माइग्रेट करेंगे तो वहां पर जो +M से, मतलब पीएच का +M से कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाएगा, और यहाँ पर पीएच को माइग्रेट करेंगे तो कार्बोकैटायन जो होगा हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल होगा। तो हाइपर कंजुगेशन ज्यादा स्टेबल +M का होता है, बट यहाँ पर NO2 लगा हुआ है, यहाँ पर -I लगा सकता है, -M नहीं लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो NO2 अटैच है वो किस पे अटैच है, मेटा पोजिशन पे, तो यहाँ पर -I लगा सकता है, लेकिन वहां उतना इफेक्ट नहीं करेगा, बट यहाँ +M ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये जो रिएक्शन प्रोसीड करेगी वो यहाँ पर क्या होगा, CH3 माइग्रेट करेगा। तो जैसे CH3 माइग्रेट करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको वाटर अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन पे, और जैसे ही वाटर अटैक करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं इनॉल बनेगा, और इनॉल के बाद टॉटोमर होता है। तो बैकमैन के अंदर में यही होता है, कोई भी साइक्लोहेक्सेनोन होगा, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा, उसमें हाइड्रोक्सिल एमीन से हम रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीन बनेगा, और ऑक्सीन बनने के बाद एसिडिक मीडियम में फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, उसके बाद क्या बनता है, हमारा क्या बनता है, टॉटोमर। लास्ट में रिएक्शन में टॉटोमर भी होती है, इनॉल से कीटो फॉर्म में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, तो आपको ऑप्शन यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में इसको ढूंढ लेना है कौन सा ऑप्शन इसका होगा, तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है इसका ऑप्शन बी आंसर आपको करेक्ट होगा। यहाँ पर एक बार आप यहाँ पर मैच कर लेना, ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, बेस मीडियम फॉर द मनिक रिएक्शन। मनिक रिएक्शन जो होता है वो एसिड कैटालाइज रिएक्शन होता है, तो उस हिसाब से आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं आपको पता है तो आप ध्यान रखें इस चीज को कि मनिक रिएक्शन जो होता है वो एसिड कैटालाइज रिएक्शन होता है, और कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं इसको डायग्राम से। सिंपली होता क्या है, मनिक रिएक्शन के अंदर में होता है कीटोन साइक्लोहेक्सेनोन होता है, अल्डिहाइड होता है, और 2 डिग्री अमीन होता है।
अब वो भी एसिडिक मीडियम में होता है, ठीक है, यहाँ पर HCl है, ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में होता है। तो सिंपली क्या करता है, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है साइक्लोहेक्सेनोन का, ये प्रोटॉन को अपस्टेट करता है। तो पहले यहाँ पर एसिड कैटालाइज होता है, ठीक है, और जैसे ये क्यों होता है, क्योंकि साइक्लोहेक्सेनोन जो होता है ये काफी ज्यादा रिएक्टिव बन सके, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो सके, बढ़ सके, इसकी रिएक्टिविटी फास्ट हो सके, ताकि यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रोटॉन अपस्टेट करता है, इसलिए यहाँ पहले फर्स्ट में क्या होता है, एसिडिक होता है। 92 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपाउंड आपको दे रखा C4H10O गिव्स PMR स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग 2 ग्रुप ऑफ लाइंस मल्टीप्लेट, जिसका इंटेंसिटी आपको दे रखा 3:2 रेशियो और एक का दे रखा है 9:1 रेशियो, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट का आपको दे रखा है 3:2 रेशियो, मतलब ये है कि एक 3:2 रेशियो का मतलब क्या होता है, 3H है और एक 2H है, मतलब 3H का मतलब ये हो गया कि ये आपको CH3 ग्रुप दे रखा है, CH3 होगा। तो आपको स्ट्रक्चर बताना है कि किसके अंदर में CH3 है, और 2H का मतलब ये हो गया कि ये आपको CH2 है, ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना। यहाँ पर डाईइथाइल जो ईथर होगा, इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं डाईइथाइल ईथर, ये डाईइथाइल ईथर है, इसके अंदर आपको दोनों का जो मतलब कि इसकी इन्वायरमेंट होगी वो सेम होगा, और यहाँ पर दोनों की इन्वायरमेंट जो होगी सेम होगा, और इसकी जो रेशियो आएगी वो 3 रेशियो आएगा, और इसकी भी जो CH2 होगा, यहाँ पर देख सकते हैं CH2, इसकी इन्वायरमेंट भी सेम होगा, तो इसका आएगा 2 है। तो इसके जो फर्स्ट होगा वो डाईइथाइल ईथर होगा। लेकिन सेकंड जो रेशियो पूछेगा 9:1 रेशियो, तो मतलब ये है कि एक कार्बन पे 3 CH3 अटैच होगा, ठीक है, एक कार्बन पे 3 CH3 अटैच होगा, तभी तो वो 9 रेशियो होगा। इसकी जो इन्वायरमेंट होगी तीनों CH3 का वो एक ही होगा, और उसकी जो हाइड्रोजन वो 9 होगा। तो यहाँ पर 9 हाइड्रोजन की बात किया गया, तो यहाँ पर 9H का मतलब ये हो गया, 9:1 रेशियो का मतलब ये हो गया, एक 9 हाइड्रोजन एक 1 हाइड्रोजन, मतलब ये सिंपली ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में इसके जो मतलब इसकी जो इन्वायरमेंट होगी, तीनों की इन्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम होगी, और 9 हाइड्रोजन का जो और ऑक्सीजन का 1 हाइड्रोजन देखने को मिला, तो 1H होगा। तो इसका जो आपका 3:1 रेशियो जो आएगा वो आपको डाईइथाइल ईथर आएगा, और जो 9:1 रेशियो का आएगा वो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल आएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, IR NMR से जोड़ करके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कंपाउंड 1, कोई एक कंपाउंड 1 है जो जिसका आपको IR वैल्यू दे रखा है, मतलब IR वैल्यू कितना दे रखा है, 1730 आपको दे रखा है, मतलब 1730 सेंटीमीटर इनवर्स 1 आपको देखने को मिल रहा है, IR वैल्यू दे रखा है, ठीक है, इसकी IR वैल्यू दे रखा है 1730 आपका IR वैल्यू दे रखा है। उसका NMR स्पेक्ट्रम इंडिकेट 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम, 1 हाइड्रोजन आइटम जो है जिसका सिंगलेट आ रहा है, जिसका केमिकल शिफ्ट वैल्यू दे रखा है, और 9H हाइड्रोजन आइटम का केमिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है 1.2, मतलब वो भी सिंगलेट है। मतलब सिंपल ये है कि 1H हाइड्रोजन का, सिंपल यहाँ पर लिख दो, 1H हाइड्रोजन का क्या आ रहा है, सिंगलेट आ रहा है, कितने सिंगलेट आ रहा है, हाँ, और वो भी केमिकल शिफ्ट कितना आ रहा है, 9.7 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद 9H हाइड्रोजन का वो भी सिंगलेट आ रहा है, कितना केमिकल शिफ्ट वैल्यू है, 1.2 आ रहा है। तो पहले हम समझेंगे कि 1730 जो होता है 1730 सेंटीमीटर इनवर्स 1 IR वैल्यू किसका होता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम समझते हैं, अल्डिहाइड का जो वैल्यू होती है, IR वैल्यू होता है वो 1740 से लेकर के 1720 के बीच में होता है। तो इसका मतलब ये है जो लाई कर रहा है ये अल्डिहाइड की बात कर रहा है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो अल्डिहाइड की बात कर रहा है। तो ऑप्शन सारे में अल्डिहाइड दे रखा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, प्रोटॉन वैल्यू की बात करके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बात करते हैं कि जो 1H का जो प्रोटॉन आ रहा है केमिकल शिफ्ट वो कितना आ रहा है, 9.7। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि 9.7 जो होता है प्रोटॉन वैल्यू जो होता है उसकी आती है अल्डिहाइड की आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अल्डिहाइड की जो पीक आती है प्रोटॉन में, प्रोटॉन 1H प्रोटॉन के अंदर में 9.5 से लेकर के कितनी आती है, 10.5 तक आती है अल्डिहाइड की वैल्यू पीक आती है। और एसिड का आता है 10 से लेकर 12 या 13 के बीच में आता है, एसिड की पीक आती है प्रोटॉन वैल्यू के अंदर में। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो पहला जो प्रोटॉन आ रहा है 1H का आ रहा है प्रोटॉन की वैल्यू वो एल्डिहाइड है। तो सिंपल, तो एल्डिहाइड तो कंफर्म हो गया कि इस कंपाउंड के अंदर में एल्डिहाइड है ही है, IR से भी कंफर्म हो गया और प्रोटॉन NMR से भी कंफर्म हो गया है, तो एल्डिहाइड है। अब हम बात करते हैं 9H का, मतलब सिंपल ये है कि 9H की बात कर रहा, मतलब एक कार्बन पे 3 CH3 अटैच है, सिंपल यहीं से कंफर्म हो गया, एक कार्बन पे 3 CH3 अटैच है।
तो जब 3 CH3 अटैच होता है तो इसके सारे इन्वायरमेंट जो होंगे सेम ही आएगा, और 9 हाइड्रोजन का जो वैल्यूज आएंगे केमिकल से 1.2, वो किसका आता है, मिथाइल का आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3 का आता है, कितना आता है, 0.1 से लेकर 1.2 के बीच में ही आता है, मतलब यहाँ पर 1.2, इसका मतलब मिथाइल का वैल्यू है, मतलब कि जो कार्बन से अटैच CH3 अटैच है, मिथाइल अटैच है। तो इसका जो आंसर होगा आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। मतलब एक कार्बन पे CH3 कहां पर अटैच है, तो एक कार्बन पे 3 CH3 आपका अटैच यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, तो आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कम अंडर द ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन। हैलोजनेशन के अंदर में ये होता है जब भी हम अल्कीन्स के अंदर हैलोजन मतलब हैलोजन Br2 से हम रिएक्ट करते हैं, जब भी अल्कीन को Br2 से रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर ब्रोमीन का एडिशन होता है, तो यहाँ पर एडिशन हो रहा है, ये आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एडिशन हो, यहाँ पर पूछा है कौन सा एडिशन नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रो हैलोजनेशन मतलब ये HCl से हम जब रिएक्ट करते हैं HBr से या HCl से, तो यहाँ पर भी H और Cl का एडिशन होता है, तो ये भी नहीं होगा। हाइड्रेशन मतलब वाटर का ऐड होता है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। डिहाइड्रेशन मतलब क्या, यहाँ पर ऐड नहीं होता है, वाटर निकलता है, तो इसका आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा रिएक्शन है जिसमें एडिशन नहीं होता है, तो डिहाइड्रेशन में एडिशन नहीं होता, उसमें डिहाइड्रेशन में पानी निकलती है, मतलब वो निकलता है, एडिशन नहीं होता, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड ए रिएक्ट विद सोडियम मेटल फॉर्म बी। मतलब कोई ए कंपाउंड है जिसको हम रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम मेटल के साथ, तो वो बी बन रहा है। ऑन हीटिंग विद कॉन्क H2SO4 ए देता है डाई इथाइल ईथर। मतलब कि कोई मतलब ए कंपाउंड जो है जिसको हम कॉन्क कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं, तो हमारा दे रहा है क्या, डाई इथाइल ईथर। तो ए क्या है, ए और बी क्या होगा, तो व्हाट ए और बी। तो पहले हम ए को ऑप्शन के हिसाब से सपोज करते हैं, तो ए को हमने इथेनॉल माना, इसलिए माना कि डाई इथाइल ईथर जो होता है उसमें दो आपको देखने को मिल जाते हैं C2H5 C2H5, यहाँ पे देख सकते हैं दो आपको देखने को मिलते हैं C2H5 और ऑक्सीजन और C2H5, तो मैंने इथेनॉल माना। तो पहले ए को हम सपोज करते इथेनॉल, ठीक है, तो इथेनॉल को हम जैसे सोडियम मेटल के साथ हीट करेंगे तो इथॉक्साइड बन जाएगा, जो आपको बी बनता है। अब वही ए को हम रिएक्ट करेंगे कॉन्क H2SO4, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि ए को हम जो ए आएगा उसको हम कॉन्क H2SO4 से हीट करेंगे तो डाई इथाइल ईथर देखने को मिलता है। तो हम इथेनॉल को हम कॉन्क H2SO4 से हीट किया तो डाई इथाइल ईथर देखने को मिला, इसका मतलब ये सही है। तो ए जो हमारा होगा वो इथेनॉल होगा और बी जो होगा इथॉक्साइड होगा, तो आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 97 नंबर क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद एसिटाल्डिहाइड। जब हम एनिलीन को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एनिलीन को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिटाल्डिहाइड के साथ, CH3CHO के साथ हम रिएक्ट करते हैं, तो सिंपल इसको देखने को मिलता है चीफ बेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिलीन को हम एसिटाल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनता है इसी को बोलते हैं इमीन भी बोलते हैं और इसी को बोलते हैं चीफ बेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका चीफ बेस होगा, आपका बी मत मार देना क्योंकि चीफ बेस ऑलरेडी उसमें दे रखा है, तो ये जो पूछा गया है चीफ बेस ही होगा, ठीक है। इमीन मत क्लिक कर देना, चीफ बेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो इमीन उसी को बोलते हैं जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से अटैच होता है, उसको इमीन बोलते हैं, एमीन नहीं बोलते, इमीन आई, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। और इसी को हम चीफ बेस बोलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन से बताना है कि आपको इसका मेन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट क्या है। सिंपल ये है डायब्लेच है। डायब्लेच होता क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिडक्शन करता है, जो रिएजेंट होता है रिडक्शन प्रोसेस करता है। ये क्या करता है, ये ईस्टर को रिड्यूस करके अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। सिंपल डायब्लेच का एक रूल होता है कि ईस्टर को रिड्यूस करके अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में अल्डिहाइड है, ये अल्कोहल, ये नहीं होगा, ये एसिड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ ये होगा, ये अल्डिहाइड है। तो ये आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन था डायब्लेच का, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ईस्टर को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट करता है, अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द 99 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर द फ्लोइंग सीक्वेंस रिएक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और ये काफी लंबा रिएक्शन है, आपको इस रिएक्शन को फॉलो करते हुए आपको आंसर देना है। तो पहले हम इसकी मैकेनिज्म से समझेंगे और आपको समझाएंगे इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है पैरा नाइट्रो एसिटिनालाइड है, इसको हम रिएक्शन किस में कर रहा है,
H3O+ मतलब एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस करवा रहा है। जो रिएक्शन फर्स्ट स्टेप जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करवा रहा है, वो भी हीट के साथ। तो सिंपली ये है, जो ऑक्सीजन के पास लोन पे है प्रोटॉन को अपस्टेट करेगा। अपस्टेट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कार्बोनिल जो होता है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है। उसके बाद वाटर के जो लोन पेयर होते हैं वो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल बन करके। अटैक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, अटैक करने के बाद जो ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हाइड्रोजन जो उसको बैलेंस करता है। जैसे हाइड्रोजन बैलेंस करता है, नाइट्रोजन को लोन में प्रोटॉन को अपसेट करता है। उसके बाद में क्या होता है, एमाइड बॉन्ड का ब्रेक होता है। इसके बीच में क्या होता है, एमाइड बॉन्ड का ब्रेक होता है। जो NH बॉन्ड है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये NH बॉन्ड ब्रेक होती है और जैसे ब्रेक होता है वहां पर एनिलीन देखने को मिल जाते हैं, मतलब NH2 देखने को मिल जाती है, 4 नाइट्रो एनिलीन देखने को मिल जाता है। तो पहला जो आपको प्रोसेस कंप्लीट होता है उसमें पैरा नाइट्रो एनिलीन देखने को मिलता है। उसके बाद पूछा गया है सोडियम नाइट्राइड और HCl, मतलब सिंपल ये वही रिएक्शन है, डाइजोटाइजेशन का रिएक्शन है, सोडियम नाइट्राइड और एनिलीन। तो सोडियम नाइट्राइड और HCl डाइजोटाइजेशन का रिएक्शन है। और आपको पता है कि जब एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड और HCl डाइजोटाइजेशन होता है तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। और जब डाइजोनियम सॉल्ट बनता है उसके बाद सैंडमेयर रिएक्शन होता है। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, CuCl होता है या CuBr होता है। उसमें सिंपल क्या होता है, डाइजोनियम जो होता है N2 गैस में निकल जाता है और Cl अटैच हो जाता है। बट वहीं पर यहाँ पर क्या, वही प्रोसेस पे यहाँ पर KNO2 को यूज कर रखा है सिंपल। तो KNO2 में क्या होगा, K पॉजिटिव NO2 माइनस नेगेटिव, NO2 नेगेटिव होगा और NO2 डायरेक्ट अटैक करेगा और N2 गैस बन के निकल जाएगा। और सिंपल यहाँ पर आप देखने को मिलेगा 1,4-डाइनाइट्रोबेंजीन देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगी 1,4-डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म था, बहुत इजी था, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलती है। अब आते हैं 100 क्वेश्चन। फाइनली आपको लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। इसका भी आपको मेजर ऑर्गेनिक बताना है। सिंपली ये आपको, ये क्वेश्चन है मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। ये सिंपली एल्डिहाइड है। ये एल्डिहाइड करता क्या है, ये ऑर्गेनोलिथियम है और लिथियम पॉजिटिव होगा और ऑर्गेनो नेगेटिव होगा। ये अटैक करेगा, अटैक करने के बाद हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 7 आपको कार्बन देखने को मिलेगा, हेप्टेनॉल 7 कार्बन देखने को मिलेगा, ये हेप्टेनॉल हो जाएगा। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप इस क्वेश्चन खुद से आप इसको सोल्व करना 100 क्वेश्चन को। तो आई होप इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करा दिया हूँ 1 से लेकर के 100 तक, जिसका जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 वीडियो देखने को मिलेगी, 3 वीडियो आपको देखने को मिला है। तो ये आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गई है। तो प्लीज इस वीडियो को लोगों तक शेयर करो। और इस वीडियो को लोगों तक शेयर करो। और इस वीडियो में आपको पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो या पार्ट 3 हो, किसी में भी कोई भी आपको कंफ्यूजन देखने को मिलती है या कोई भी गलत देखने को मिलता है, गलत इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, तो प्लीज आप कमेंट में मुझे बताना, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा, कमेंट में लिखने की कोशिश करूंगा, ताकि आने वाले बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कोशिश करूंगा 2023 का PYQ JMI का सोल्व कर दूं एग्जाम से होने से पहले। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों यारों में शेयर करना। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।